अभिलक्षण होता है। आइए थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ। मैंने लास्ट के अंदर ये देखा था कि यदि ये मेरी गति है और ये मेरी टॉर्क है, तो देखो शुरुआत में गति इसकी सबसे ज्यादा होती है, टॉर्क क्या होती है, कम होती है। तो देखो इस तरह से ग्राफ बनता था ना, एन समानुपाती 1/t। इसका मतलब टॉर्क कम होगा जब गति ज्यादा होगी, गति ज्यादा होगी जब टॉर्क कम होगा। ठीक है, यानी कि शुरुआत के अंदर इस स्थिति पे अगर मैं देखूंगा मेरा टॉर्क है ही नहीं, क्योंकि लोड नहीं है। ये स्थिति कौन सी बेटा, नो लोड की स्थिति है। तो देखो यहाँ गति कितनी ज्यादा है। ठीक है, और जैसे जैसे मेरा टॉर्क बढ़ेगा वैसे वैसे देखो क्या होगी बेटा, गति कम होती रहेगी। और ये क्या है, कुल लोड की स्थिति है। ठीक है, समझ गए। बहुत। तो ये तो मेरा था बेटा पहला अभिलक्षण जो आपने अच्छे से जान लिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लोड के साथ टॉर्क की क्या स्थिति है। तो दूसरा मेरा है कि टॉर्क लोड अभिलक्षण। दूसरा क्या है, टॉर्क। ये एक एक अभिलक्षण बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। टॉर्क लोड अभिलक्षण। ठीक है, यानी कि टॉर्क और लोड के साथ मेरे कौन कौन से अभिलक्षण कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत सही, आ जाओ। यहाँ लोड का बढ़ने का मतलब क्या है बेटा, लोड धारा का। लोड से का मतलब क्या है बेटा, लोड धारा। लिख देना बेटा। जहां जहां इस टॉर्क का अर्थ क्या है, टॉर्क मतलब क्या होता है बेटा, घुमाव बल। घुमाव बल। तथा इस लोड का मतलब क्या है बेटा, लोड धारा। लोड का अर्थ बेटा क्या है, लोड धारा से है। लोड धारा से है। ठीक है, से है। ठीक है, और हम जानते हैं यही लोड धारा किस में जाती है, सीरीज में आर्मेचर से होके जाती है बेटा, इसीलिए ये आर्मेचर धारा कहलाती है। और यही लोड धारा, और यही लोड धारा, यही लोड धारा सीरीज जनित्र के लिए, सीरीज जनित्र में आर्मेचर से प्रवाहित होती है। आर्मेचर से प्रवाहित होती है। होती है। इसलिए आप टॉर्क का अभिलक्षण किससे खींचेंगे, आर्मेचर धारा से। इसीलिए टॉर्क का अभिलक्षण बेटा क्या होता है, आर्मेचर से खींचा, आर्मेचर धारा से खींचा जाता है। आर्मेचर धारा से खींचा जाता है। ठीक है, हाँ, यानी कि टॉर्क का जो भी अभिलक्षण है वो आर्मेचर धारा के साथ खींचा जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखो आपको एक चीज बताते हैं, उसके बाद आप धीरे धीरे अपने आप समझना चालू करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, आपको क्या ज्ञात है, आपको ज्ञात है, हमें ज्ञात है, जब मैंने टॉर्क लिखाया था, कौन सा टॉर्क बेटा, आर्मेचर का टॉर्क, तब मैंने आपको क्या बताया था, ये टॉर्क किसके समानुपाती होता है, आपको बताया था फ्लक्स और आर्मेचर धारा के। याद है कि नहीं बेटा, कल का वीडियो में बताया था ना मैंने, टॉर्क जो होता है वो फ्लक्स तथा आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मुझे ये भी पता है कि श्रेणी मोटर के लिए जो मेरे फील्ड का फ्लक्स है वही मेरे फ्लक्स के मान के बराबर है ना। तो लिखो बेटा, अतः श्रेणी मोटर के लिए, श्रेणी यानी कि सीरीज, ओहो हाँ, सीरीज मोटर के लिए मेरा क्या है बेटा, यही फ्लक्स का मान IA के बराबर है। यानी कि मैं कह सकता हूं जो सीरीज के अंदर जो धारा जारी है ना, वो किसके समानुपाती है, आर्मेचर धारा के। ठीक है, के लिए जो सीरीज धारा है यानी कि ISC बेटा, वो आर्मेचर धारा के समानुपाती है या नहीं है सर, बिल्कुल है। इससे क्या कहना चाहते हैं सर, इसका मतलब ये है कि आप जो ISC से बनने वाला फ्लक्स है उसका मान IA रख सकते हो। इसलिए बेटा आप क्या कह सकते हो, ये मेरा जो बनने वाला फ्लक्स है वो मेरा क्या है, आर्मेचर धारा के समानुपाती है, यानी कि बराबर है। ठीक है, बहुत सही। इसलिए बेटा मैं क्या कह सकता हूं, अतः मैं कह सकता हूं, अतः अतः हम क्या कह सकते हैं बेटा, हम कह सकते हैं टॉर्क मेरा क्या होता है, समानुपाती IA²। अब देखो बेटा, यहां पर जाके बेटा दो कंडीशन आती है, एक कोर संतृप्तता से पहले और एक कोर संतृप्तता के बाद। ठीक है, तो बेटा यहां से लिखो, ये अक्सर पूछा जाता है इसलिए बेटा अलग लिखा है। तो यहां से बेटा एक टॉर्क तो होगा बेटा आपका, टॉर्क कोर संतृप्तता से पहले, कोर संतृप्तता से पहले। अभी बताता हूं बेटा कोर संतृप्तता क्या होती है। से एक तो आपका टॉर्क होगा कोर संतृप्तता से पहले, और एक क्या होगा बेटा, कोर संतृप्तता के बाहर। कोर संतृप्तता के बाद। आइए जानते हैं कौन सा कोर संतृप्तता से पहले है। सबसे पहले तो ये शब्द संतृप्तता जब मैंने पढ़ाया था बेटा, आपको बोला था कि चुंबक जरूर पढ़ना। ठीक है, अब मुझे बताओ ये जो फ्लक्स होगा यानी कि सीरीज वाइंडिंग बेटा किस पे करोगे, पोल पे करोगे कि नहीं, बिल्कुल सर पोल पे करेंगे। तो ये पोल पे होने वाली बेटा कौन सी वाइंडिंग है, ये वाली, ये आपका पोल है। ठीक है, इस पोल पे ही तो हो रही है बेटा सीरीज वाइंडिंग, यानी कि यहाँ से जो फ्लक्स निकलेगा ना बेटा φSE, वो क्या है, इस पोल से निर्मित फ्लक्स है। ठीक है, और आपको ये भी पता है बेटा कि प्रत्येक पदार्थ की अपनी क्या होती है बेटा, ये सब मैग्नेट पे पढ़ा है मैंने, अपनी एक निश्चित क्षमता होती है। निश्चित, ओहो
अपनी एक निश्चित चुंबकीय क्षमता होती है, चुंबकीय क्षमता होती है, ठीक है? उसके बाद बेटा वो चुंबकित नहीं होती है, क्षमता होती है। उसके बाद उसके बाद उसे और अधिक और अधिक चुंबकीय नहीं किया जाता, चुंबकीय नहीं किया जाता, नहीं किया जाता, है ना? बेटा उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? उसे क्या बोल जाता है? उसे क्या बोलते हैं बेटा? उसे ही बोला जाता है संतृप्तता, ठीक है? संतृप्तता, ठीक है? अब सुनो बेटा, ये ठीक वही प्रकार से है जैसे आपको मैंने एक बार परेशान किया, 2 बार किया, 3 बार किया और एक समय के बाद कहते हो बस अब चुप हो जाना, है ना? तो वही क्या है बेटा संतृप्तता है, यानी कि एक अवस्था तक सहने की क्षमता। तो बेटा वही क्या है, इस पोल को मैंने चुंबकीय किया लेकिन एक लिमिट के बाद इसने चुंबकीय होना बंद कर दिया, ठीक है? यानी कि कितनी भी धारा डालो ये चुंबक नहीं बनाएगा। तो बेटा उसे कहते हैं कोर संतृप्तता के बाद की आवश्यकता। और ये क्या है कोर संतृप्तता से पहले की अवस्था, ठीक है बेटा? तो इसमें 2 चीजें ध्यान रखना। इसके अंदर बेटा जो आपको टॉर्क पूछे ना, एग्जाम पे भी ऐसा देगा बेटा। तो ये क्या होता है आर्मेचर धारा के समानुपाती, ठीक है? वर्ग के। और बेटा कोर संतृप्तता के बार क्या होता है, ये क्या होता है केवल और केवल आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सर फाई उस समय क्या हो जाता है मेरा लगभग 0 हो जाता है या फाई मेरा नहीं रहता है, ठीक है? समझ गए? तो बेटा ये 2 कंडीशन ध्यान में रखो, ठीक है? चलिए समझ गए बेटा? यानी कि मेरा टॉर्क क्या होगा बेटा फील्ड करंट से बनेगा और फील्ड करंट आर्मेचर धारा के समानुपाती है, ठीक है? एक बात। अब देखो बेटा इस फील्ड को मैं एक लिमिट तक चुंबकीय कर सकता हूं, उसके बाद इसको चुंबकीय नहीं कर सकता हूं। तो बेटा कोर संतृप्तता से पहले अगर पूछे तो टॉर्क समानुपाती आइए स्क्वायर और उसके बाद टॉर्क समानुपाती आइए, ठीक है? समझ गए? बेटा एक चीज मेरी और ध्यान रखना है यहाँ पर आपको पूछ सकता है कि मान लो आर्मेचर धारा को बढ़ा के 4 गुना कर दिया। कोर संतृप्तता से पहले टॉर्क कितना है? तो बेटा इसकी जगह 4 रखा तो टॉर्क कितना हो जाएगा 16, ठीक है? बेटा यहाँ पे क्या बनेगा कोर संतृप्तता के बाद आर्मेचर धारा को 2 गुना कर दिया तो टॉर्क कितना हो जाएगा 2 गुना, 4 गुना करिया तो 4 गुना, ठीक है? बस इस तरह के छोटे-छोटे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है? समझ गए? बहुत सही। चलिए अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है संतृप्तता इसलिए होती है, संतृप्तता इसलिए होती है क्योंकि कोर को कोर को एक निश्चित मान तक ही चुंबकित किया जाता है। एक निश्चित यानी कि फिक्स है ना, निश्चित मान तक ही चुंबकित किया जाता है, मान तक ही चुंबकित किया जाता है, चुंबकित किया जा सकता है, ठीक है? उसके बाद वो चुंबकीय नहीं होता है, ठीक है? समझ गए? तो ये पॉइंट का ध्यान रखें। अब बेटा इसका अभिलक्षण हम देखते हैं, गति का अभिलक्षण क्या होता है? ये लो बेटा, मैंने क्या बोला था? ये अभिलक्षण किसके मध्य खींचा जाएगा? तो यहाँ पे देखो बेटा टॉर्क लोड अभिलक्षण और लोड के रूप में क्या लेते हो? धारा। तो बेटा ये दरअसल किसका है? टॉर्क वर्सेस आर्मेचर धारा का अभिलक्षण है, ठीक है? तो ये क्या हो गया बेटा? इसका मतलब आप आर्मेचर धारा को बदल के टॉर्क को बदलोगे या टॉर्क को बदल के आर्मेचर? तो आप सभी को पता है बेटा कि जैसे-जैसे मैं टॉर्क बदलूंगा ना यानी आर्मेचर धारा बदलूंगा ना वैसे-वैसे मेरा टॉर्क बदलेगा। तो एक्स एक्स पे क्या रखोगे बेटा इसको और इसको रखोगे वाई पे। तो यहाँ क्या हो गया बेटा आपका टॉर्क और यहाँ क्या हो गई आर्मेचर धारा। आर्मेचर धारा, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब बेटा इसके 2 पॉइंट बना दो। सर आपने 2 क्यों बनाए? एक तो बेटा कोर संतृप्तता से पहले और एक बाद में। तो देखो पहले क्या है बेटा यहाँ पर देखो टॉर्क समानुपाती है आई ए स्क्वायर, ठीक है? ये देखो आपने खुद ने लिखा है टॉर्क संतृप्तता से पहले और ये बाद में और ये क्या है बेटा टॉर्क समानुपाती आई है, ठीक है? हाँ, यानी कि ये सरल रेखा। तो बेटा पहले तो ये इस तरह से बढ़ेगा और फिर देखो ये इस तरह से सीधा हो जाएगा, ठीक है? बहुत अच्छे। तो बेटा ये क्या है संतृप्तता के बाद बाद और ये क्या है संतृप्तता से पहले पहले, ठीक है? हाँ, तो बेटा ये आपको ग्राफ दिखा के पूछे कि ये क्या है तो आप बता सकते हो ना? बिल्कुल आप बता सकते हो, ठीक है? हाँ, तो यही बेटा हमारा क्या है आपका जो हो गया कौन-सा लोड वर्सेस टॉर्क का अभिलक्षण। और लोड का मतलब और कुछ नहीं है आर्मेचर धारा, यानी कि पहले पहले जैसे आर्मेचर धारा बढ़ेगी तो टॉर्क इस रूप में बढ़ेगा, उसके बाद एकाएक सिंपल सीधा सीधा हो जाएगा, ठीक है? एक मिनट थोड़ा और अच्छे से बना देता हूँ इसको, थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं इसको। चलो कोई बात नहीं। तो ये है यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से इसको बना देते हैं, ठीक? चलिए तो बेटा इसके बाद ये एक सीधी रेखा में आ जाता है ना, यानी कि टॉर्क समानुपाती आई ए। ये क्या है संतृप्तता के बाद, ठीक है?
तो बेटा इस तरह आपने जाना कि पहले ये किस तरह है, कर्व है और बाद में सीधा है। बेटा ऐसा ग्राफ देख के बोले तो आप बता सकते हो ये किसकी अभिलक्षण है आपका, ये है आपका टॉर्क वर्सेस लोड का अभिलक्षण, ठीक है। तो अभी तक हमने जाना है, एक तो आपने जान लिया कि स्पीड के साथ टॉर्क का अभिलक्षण क्या है, एक मैंने जाना कि लोड के सापेक्ष मेरे टॉर्क का अभिलक्षण क्या है, ठीक है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि गति के साथ मेरे लोड का अभिलक्षण क्या है, ठीक है, क्योंकि ये भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि मोटर तो क्या होती है बेटा, गति से ही होती है ना। तो अब है तीसरा, गति के साथ अभिलक्षण। आओ तो तीसरा क्या है मेरा, गति के साथ अभिलक्षण। ये लो तीसरा, गति लोड अभिलक्षण, यानी कि जो आपकी मोटर है ना बेटा, उसकी गति के साथ आपका लोड कैसे वेरिएशन हो रहा है उसके बारे में, यानी कि गति वर्सेस लोड, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पर आप अच्छे से जान पाएंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, अब आपको एक चीज याद करनी है, एन समानुपाती क्या होती है, ईबी, यानी कि गति जो होती है वो बैक ईएमएफ के समानुपाती और फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो लिखो बेटा यहाँ पे आपको क्या ज्ञात है, हमें क्या ज्ञात है सर, कि जो गति होती है वो बैक ईएमएफ के समानुपाती होती है और बेटा क्या, फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है कि नहीं होती, बिल्कुल सर होती है, ठीक है। बहुत सही। अब मुझे पता है कि जो बैक ईएमएफ होता है वो वास्तव में होता क्या है सर, ये कुछ नहीं होता, जो आपने ईएमएफ दिया है ना उसमें से आर्मेचर का प्रतिरोध हटा दे तो ये मिल जाता है, होता है कि नहीं, बिल्कुल। तो इसको यहाँ रखो। तो बेटा ये क्या है, V माइनस आई ए आर ए बटे में क्या हो जाएगा, फाई, बटे में क्या हो जाएगा, फाई। यहां तक कोई दिक्कत है, ठीक है। अब देखो बेटा, मैंने क्या बताया था, लोड मतलब आर्मेचर धारा, लोड मतलब क्या, आर्मेचर धारा। तो देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर, कि लोड अगर बढ़ेगा बढ़ेगा तो आर्मेचर धारा भी क्या होगी बेटा, आर्मेचर धारा भी क्या होगी मेरी, बढ़ती है कि नहीं, क्यों, क्योंकि सीरीज के अंदर बेटा लोड में धारा जाएगी कहां से, आर्मेचर जाएगी, ठीक है। सुनो, ये क्या है बेटा, देखो एन है, ये क्या है माइनस का, ठीक है। अब इसको ले रहा हूं मैं, इसको और इसको, इसलिए देखो एन समानुपाती V माइनस आई ए आर ए बटे में फाइव, ठीक है। अब देखो बेटा, लोड बढ़ने का मतलब क्या होता है बेटा, इसका बढ़ना। अब जब ये बढ़ेगा, ये पूरा बढ़ा है, ठीक है, तो ये पूरा टर्म जो होता है ना, पूरा भाई इसके बढ़ने का मतलब क्या होता है, कि नेगेटिव टर्म बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, मेरा ये पूरा टर्म घट रहा है और इसके समानुपाती है, यानी कि स्पीड भी घटती है। समझ में आया कैसे, मैं लिखता हूं बेटा, ये जैसे जैसे मेरा लोड बढ़ेगा, जैसे जैसे लोड बढ़ेगा, लोड बढ़ता है। अब मैंने क्या बताया था, लोड बढ़ने का मतलब आर्मेचर धारा का बढ़ना, यानी कि आई ए का बढ़ना। लोड बढ़ता है यानी कि क्या है बेटा, बढ़ता है, यानी आर्मेचर धारा बढ़ती है। आर्मेचर देखो, आर्मेचर धारा बढ़ रही है ना, आर्मेचर धारा बढ़ेगी और बेटा ये जो आर्मेचर धारा बढ़ेगी तो उसके साथ आर्मेचर का ड्रॉप भी तो बढ़ जाएगा, जिससे जिससे आर्मेचर ड्रॉप बढ़ेगा। ड्रॉप का मतलब बेटा यहाँ का ये ड्रॉप है ना, आर्मेचर ड्रॉप बढ़ता है, ठीक है, आर्मेचर ड्रॉप बढ़ता है और इसके बढ़ने से बेटा क्या होगी, देखो ये पूरा फैक्टर बढ़ जाएगा, है ना, ये बढ़ता है, इससे इससे क्या होगा बेटा, V माइनस आर ए आई है, यानी कि V माइनस आई ए आर ए, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा बेटा, ये पूरा टर्म जैसे ये बढ़ेगा ना तो ये पूरा टर्म घट जाता है, ठीक है। और ये पूरा टर्म घटेगा, इसलिए बेटा n भी घट जाएगा, इसीलिए बेटा आपकी गति भी होती है, वो क्या हो जाएगी, गति भी घट जाती है। समझ में आया बेटा, इतना बारीक तरीके से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ध्यान रखना। जैसे जैसे लोड बढ़ेगा यानी आईए बढ़ेगा तो ये ड्रॉप बढ़ जाएगा। देखो आर्मेचर धारा बढ़ेगी जिससे आर्मेचर ड्रॉप बढ़ेगा, है ना। अगर ये नेगेटिव में संख्या बढ़ी तो बेटा ये पूरा फैक्टर घट जाएगा और इससे स्पीड भी घट जाएगी, जिससे आर्मेचर ड्रॉप बढ़ता है और आर्मेचर ड्रॉप बढ़ने से बेटा ये क्या होगा, ये पूरा फैक्टर घटेगा और ये इसके समानुपाती है, इसलिए गति भी घट जाएगी, ठीक है। समझ में आया बेटा, तो ये सबसे पहले ध्यान रखना, ठीक। चलो आगे लो, इससे बेटा अब अभिलक्षण खींचो। किस किस का अभिलक्षण है, यहाँ पे क्या रखोगे, लोड धारा, और लोड धारा की जगह आप क्या रखोगे, आर्मेचर धारा, है ना। क्यों, क्योंकि आर्मेचर से ही तो लोड जाएगा ना। ये देखो ये आपकी मोटर है, ये आपका आर्मेचर है, इसी से तो लोड जुड़ा हुआ है, ठीक है, समझ गए। हाँ अब सुनना बेटा, ये लोड धारा यानी कि आर्मेचर धारा, ठीक है, और ये क्या है बेटा, वाई एक्सिस पे गति एन, ठीक है। अब देखो आपका समीकरण क्या था, एन, आपका समीकरण क्या था, यही था ना, एन समानुपाती V माइनस आई ए आर ए बटे में क्या होता है फाइव। अब देखो बेटा ये पूरा टर्म अगर मेरा आप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आप खुद देखो ये नेगेटिव से संबंध है, यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। ये पूरा टर्म जैसे ये 2 है, 2 से 4 हुआ तो बेटा कम ही तो करेगा, ये कम कर दिया, इसलिए बेटा n कम हुआ। तो बेटा इसका संबंध क्या हुआ, ऐसा संबंध हुआ कि जैसे जैसे लोड बढ़ेगा तो मेरी गति घटेगी, जैसे जैसे लोड बढ़ेगा मेरी गति घटेगी। समझ में आया।
आ गया, बिल्कुल आ गया, ठीक है। तो बेटा ये आपका अभिलक्षण है। इसका स्पष्ट होता है बेटा कि यदि लोड का मान बहुत कम है ना, तो बेटा गति बहुत ज़्यादा होगी। देखो लोड का मान बहुत कम है, तो बेटा गति बहुत ज़्यादा होगी। लोड का मान बहुत कम है, तो गति ज़्यादा होगी। देखो, या लोड का मान 0 है, तो गति देखो कितनी सारी है ना? अतः अतः यहाँ से पूरी तरह स्पष्ट होता है कि वो बोलते हैं ना भाई नो लोड पे नहीं चलाना चाहिए। देखो ये लोड धारा बिल्कुल 0 है, तो बेटा गति देखो कितनी सारी है। और जैसे-जैसे लोड बढ़ेगा गति घटेगी, ठीक है? अतः स्पष्ट होता है कि यदि लोड शून्य होगा, ये देखो यदि लोड का मान शून्य होगा, लोड शून्य यानी कि लोड धारा शून्य, यदि लोड शून्य होगा तो गति क्या होगी? तो गति अत्यधिक होती है, ठीक है? लोड शून्य होगा तो बेटा गति क्या होगी? अत्यधिक होगी, ठीक है? अतः इसे यानी कि इस मोटर को कभी भी नो लोड पर नहीं चलाना चाहिए। नो लोड पर नहीं चलाना चाहिए, ठीक है? इस मोटर को कभी भी नो लोड पर नहीं चलाना चाहिए। तो ये बेटा आपके लिए सीरीज मोटर का काम कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं शंट मोटर की तरफ और एक-एक जानते हैं, एक-एक करके अच्छे से शंट मोटर क्या होता है और उसके अनुप्रयोग क्या होते हैं, ठीक है? चलिए, अब देखते हैं बेटा दूसरा शंट मोटर। आपकी दूसरे प्रकार की मोटर है, ये लीजिए। ये हो गया कंप्लीट। चलिए, दूसरे प्रकार की मोटर है शंट मोटर। आराम से समझेंगे बेटा इसको और कंप्लीट एकदम। शंट मोटर, ठीक है? शंट मोटर, आओ। सबसे पहले तो बेटा इसको शंट मोटर कैसा कहा जाता है? जैसे सीरीज मोटर को सीरीज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका फील्ड जो होता है वो आर्मेचर के सीरीज में होता है। तो बेटा इस मोटर का जो फील्ड होता है वो आर्मेचर के शंट में लगा होता है। तो लिखो बेटा, इस मोटर का, क्योंकि बेटा छोटी-छोटी चीजें ध्यान रखोगे ना तो वहाँ आंसर दे पाओगे। इस मोटर का फील्ड, जिसे क्या बोला जाता है बेटा? शंट फील्ड बोला जाता है। इस मोटर का फील्ड सदैव कहाँ होता है बेटा? आर्मेचर के समानांतर में होता है। आर्मेचर के समांतर में होता है, ठीक है? यानी कि शंट मोटर का फील्ड हमेशा क्या होता है बेटा? आर्मेचर के समांतर में होता है। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? नहीं बेटा। क्या ये सप्लाई के भी समानांतर में होता है? क्या ये सप्लाई के भी समानांतर में होता है? बिल्कुल सही। तो लिखो बेटा इसका फील्ड, या लिखो बेटा ज्ञात रहे, इसका फील्ड सप्लाई के भी समांतर में होता है। किसका बेटा? शंट मोटर का फील्ड सप्लाई के भी बेटा क्या होता है? समांतर में होता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है? ठीक है। अब देखो, मुझे बताओ इस शंट मोटर का फ्लक्स क्या रहता है बेटा? लगभग स्थिर रहता है कि नहीं रहता? बिल्कुल बेटा। सबसे पहले तो देखो, अगर ये सप्लाई के समानांतर में रहेगा, ठीक है? तो बताओ इसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। देखो सुनो, ये आपकी मोटर है, मान लो शंट मोटर बनती कैसे है? ये रही शंट मोटर, ये आपका क्या है बेटा? आर्मेचर, है ना? यहाँ से बैक ईएमएफ आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ आर्मेचर का प्रतिरोध होगा जिसको आरए कहते हैं। बेटा ये क्या है? जहाँ से आप सप्लाई दोगे, है ना? बहुत अच्छे। और इस मोटर को शंट मोटर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी फील्ड क्या होती है? आर्मेचर के और सप्लाई की क्या होती है? समानांतर में होती है। अब देखना बेटा बिल्कुल टेक्निकल है। ये देखो, ये जो वोल्टेज है, यहाँ पर मैं देखूंगा तो बेटा यहाँ पर 0 वोल्ट है, तो ये पूरा वोल्टेज यहाँ पर लगेगा। यही वोल्टेज बेटा यहाँ पर लगेगा और यही वोल्टेज यहाँ पर लगेगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि समानांतर में वोल्टेज बराबर होती है, ठीक? अब देखो, इस शंट वाइंडिंग को पूरी की पूरी वोल्टता को सहन करना है, तो आप चाहोगे बेटा इसके अंदर ज्यादा करंट जाए? नहीं, आप चाहोगे ज्यादा करंट इसमें जाए, है ना? अब हम क्या चाहते हैं? ज्यादा करंट आर्मेचर में जाए, इसलिए इसके अंदर प्रतिरोध को क्या रखा जाता है? ज्यादा। तो लिखो बेटा, क्योंकि शंट फील्ड सप्लाई से भी समांतर में होती है, ठीक है? हो रही है ना? हाँ, होती है। इसीलिए बेटा इसका प्रतिरोध ज्यादा रखा जाता है। इसीलिए शंट फील्ड का प्रतिरोध भी ज्यादा रखा जाता है। शंट फील्ड का प्रतिरोध भी ज्यादा रखा जाता है, ठीक है? अब आपको लिखाने की जरूरत तो नहीं है, मोटी या कम होती है, चलो फिर भी लिखा देते हैं। लिखो बेटा, ये देखो आरएसएच का मान मुझे ज्यादा चाहिए, ठीक है? और आर का मान क्या होता है? आर का मान होता है सर रो एल अपॉन ए, होता है कि नहीं? होता है। अब आर का मान ज्यादा चाहिए तो एल का मान ज्यादा होना चाहिए। ए का मान क्या होना चाहिए बेटा? ये कब ज्यादा होगा? जब ए का मान कम होगा बेटा। इसीलिए ये क्या होती है? लंबी होती है, लंबी तथा पतली होती है। पतली क्यों? क्योंकि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम है। लंबी पतली वाइंडिंग होती है। अतः ये क्या होती है बेटा? लंबी पतली वाइंडिंग होती है। कौन? शंट, ठीक है? हाँ, यानी कि टर्न ज्यादा होंगे और थोड़ी सी पतली होगी, ठीक? समझ गए? बहुत सही। अब देखो, मुझे बताओ, यही वोल्टेज यहाँ लग रहा है और यही वोल्टेज यहाँ लग रहा है। यहाँ गौर से देखो बेटा, जो मेरा यहाँ से करंट जाएगा, है ना, वही करंट यहाँ पे भी आएगा। ये तीर उल्टा बना दिया। जो करंट यहाँ से जाएगा, है ना, वही करंट आर्मेचर से भी जाएगा। मानते हो? बिल्कुल सही। अब देखो यहाँ से आई आया तो बेटा यहाँ से बटने के बाद आई ए चला गया और इधर जाएगा आई एस एच, है ना? अच्छा,
क्या यहाँ पर कुछ भी लोड लगा हो बेटा, इससे इस शंट को कोई फर्क पड़ेगा क्या? सर आप कहोगे कभी नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो इसका मान क्या है, ISH का मान क्या हो जाएगा बेटा, ओम का नियम लगा दो, V बटे में RSH। अब देखो बेटा, क्या इस V का मान आप परिवर्तित करोगे क्या? भाई ये तो देने वाले हो, तो बेटा ये भी क्या है, फिक्स। बहुत बढ़िया। और ये RSH क्या है बेटा, ये भी फिक्स है कि नहीं बेटा, I फिक्स RSH फिक्स, तो ISH भी फिक्स हो जाएगा। इसके कारण मेरा फील्ड भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसलिए मेरा फिक्स ये फील्ड भी क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। हुआ कि नहीं? और बेटा इसीलिए इसीलिए क्योंकि V का मान परिवर्तित नहीं कर सकते, R का मान परिवर्तित नहीं कर सकते, तो बेटा इसके फ्लक्स का मान भी परिवर्तित नहीं कर सकते। इसलिए मैं क्या कहूंगा, इसीलिए मैं कहता हूं इसे कांस्टेंट फ्लक्स मोटर भी कहा जाता है। तो क्या लिखोगे बेटा, इसको क्या लिखोगे, इसे इस फ्लक्स का मान सदैव स्थिर रहता है। इसे इसे स्थिर फ्लक्स मोटर भी कहा जाता है, स्थिर फ्लक्स। अब कारण मैंने बता दिया ना, हाँ इसे देखो, ये भी फिक्स, ये भी फिक्स, इसलिए I फिक्स तो F5 भी फिक्स, ठीक है। इसीलिए इसे स्थिर फ्लक्स मोटर भी कहा जाता है। समझ गए? हाँ, तो बेटा ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। समझ गए? अब ये सर बनता कैसे है उसको बताओ, तो बिल्कुल बनाते हैं। ये लो बेटा, सबसे पहले ये आ रहा आपका आर्मेचर, ये बना दिया मैंने बैक EMF, है ना, आर्मेचर में ही बनेगा बैक EMF। ये क्या है, ये है सर RA, यानी कि आर्मेचर प्रतिरोध, है ना। RA को लिख देता हूँ, यहाँ RA क्या है, आर्मेचर प्रतिरोध। EB क्या है, बैक EMF, ठीक है। अब देखना बेटा, यहाँ पर क्या है, आपने सप्लाई दी है, यहाँ पे क्या दिया आपने, सप्लाई, ठीक है। अब देखना बेटा, इसी के सापेक्ष क्या लगती है, फील्ड लगती है, तो ये लगा दी मैंने फील्ड, लगा दी, बिल्कुल लगा दी। अब देखना बेटा, ये क्या है मेरी RSH, क्या है RSH, RS को क्या बोलते हैं, शंट फील्ड बोलते हैं। तो यहाँ लिख दिया बेटा RSH बराबर शंट फील्ड, क्या है, शंट फील्ड। बोलो समझ में आया? बहुत सही। अब देखो, अब सब चीजें आपके सामने है, सामान्य नियम लगाने और आपके सामने सारी वैल्यू। तो आपको सर सबसे पहले पूछेगा क्या, इसको पूछेगा क्या, आप खुद सोचो बेटा। यहाँ से आपने धारा डाली है I, और ये क्या बिंदु है बेटा, नोड, और नोड वो बिंदु होता है जहां से धारा का विभाजन होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से I और यहाँ से चली गई, तो यहाँ गई बेटा आर्मेचर धारा I है, ठीक। और बेटा एक धारा क्या चली गई, ISH। बोलो समझ में आए? तो बेटा ये यही से एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ I का मान क्या होगा। तो बेटा I बराबर हम क्या लिख सकते हैं, IA प्लस ISH। बोलो कोई दिक्कत है क्या? I बराबर IA प्लस ISH, ठीक, खत्म। ये देखो आराम से, ठीक है। और यहाँ से बेटा ये IA क्या है, आपकी आर्मेचर प्रतिरोध। तो यहाँ से आप लिख सकते हो आर्मेचर धारा बराबर, यानी कि IA बराबर क्या हो जाएगी, इस IA इसको उधर भेज दो बेटा, तो I माइनस ISH, यानी कि फील्ड धारा को हटाओगे तो आपको आर्मेचर धारा का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। बस यही तो है, ठीक है, बहुत सही। अब बेटा एक चीज आपको पूछी जाती है कि आखिर आपने जो वोल्टता दी है इसका मान क्या है, तो इधर आओ, ये भी आप निकालोगे। देखो बेटा, आप जानते हैं V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है कि नहीं, बहुत अच्छे, अच्छा। अब ये क्या है, समानांतर क्रम में है कि नहीं, बिल्कुल। और समानांतर क्रम में मैंने आपको क्या पढ़ाया, वोल्टेज हमेशा बराबर रहती है। तो बेटा समांतर में वोल्टेज क्या रहती है, बराबर, ठीक है, वोल्टेज क्या रहती है बेटा, बराबर। अब देखना आराम से, ये V वोल्टेज बेटा जो यहाँ पर है, वो V वोल्टेज यहाँ पर है, और वही वोल्टेज V यहाँ पर है कि नहीं। तो बेटा जो V यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो इन दोनों को बराबर कर दूं, V बराबर IR। तो बेटा इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ, मेरे लिए V का मान क्या हो जाएगा, ISH इंटू RSH। ये लो, आपको कहीं पूछेगा कि बताओ इसके अंदर मैक्सिमम वोल्टेज कितना आ सकता है, तो शंट का प्रतिरोध इंटू शंट की धारा, खत्म बात, ठीक है, ठीक है, बहुत सही, बहुत सही, ठीक है। यहाँ समझ गए। और यहाँ ISH का मतलब क्या है, शंट धारा। तो इस तरह के बेटा आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और इसको कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा फील्ड यहाँ लगा हुआ है, इसलिए बेटा इसमें कितना भी लोड बढ़ाओ, इसमें लगभग लगभग कांस्टेंट स्पीड ही आती है। क्यों? क्योंकि इसका कांस्टेंट लोड पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, लोड तो यहाँ लगा हुआ है और फील्ड मेरा यहाँ लगा हुआ है, तो बेटा डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं। तो बेटा इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट स्पीड मोटर भी कहा जाता है। तो बेटा इसको लिखोगे, क्योंकि इस मोटर का फील्ड कहाँ लगा है बेटा, समानांतर में लगा है, में लगा है, अतः इसे अतः यह लगभग समान गति पर चलती है, लगभग समान गति पर चलती है, चलती है। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि लोड ही समांतर पे है, इसमें आर्मेचर और इसका संबंध है ही नहीं। तो बेटा अतः ये लगभग समान गति पर चलती है, क्यों? क्योंकि फील्ड समानांतर में है, ठीक है, समझ गए। ये चीजों को देख सकते हैं, ठीक है, समझ गए, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक, ओके। चलिए तो अब बेटा इसके हम शंट के अभिलक्षण के बारे में पढ़ते हैं, जैसे सीरीज के पढ़ते हैं ना, वैसे शंट के पढ़ते हैं। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। देखो ये इसके पैरेलल में, ये इसके पैरेलल में, इसलिए कांस्टेंट फ्लक्स भी कहते हैं, ठीक है। इसकी स्पीड चेंज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि फील्ड तो समानांतर में, अगर फील्ड यहाँ पर होता तो स्पीड भी चेंज हो जाती है ना। बस बिल्कुल आसान है, मशीन बहुत आसान है, समझाने वाला होना चाहिए। ये क्या है, आर्मेचर लोड तो यहाँ लगेगा, लोड कितना ही बढ़ा लो आपकी हिम्मत है तो, लेकिन फ्लक्स तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, बस इसीलिए कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है। चलो अब करते हैं बेटा डीसी शंट के अभिलक्षण। अब क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, पहला पढ़ेंगे डीसी डीसी शंट मोटर के अभिलक्षण, है ना, क्या क्या अभिलक्षण होते हैं, ठीक। अभी देखना बेटा आप इसके अंदर मास्टर हो जाओगे एकदम। शंट मोटर के अभिलक्षण कौन कौन से होते हैं, ठीक है। चलिए तो पहला उसमें क्या पढ़ा था, गति और लोड का अभिलक्षण, तो इसमें भी आप क्या पढ़ोगे, गति और लोड का। तो पहला पढ़ेंगे बेटा
पहला, गति, लोड, अभिलक्षण, यानी कि उसके लोड के साथ-साथ उसकी गति पे क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? अभिलक्षण यानी कि उनके बारे में ज्ञात करना, ठीक है? चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, सर आप शंट के बारे में कुछ जानते हो? मैं तो शंट के बारे में नहीं, गति के बारे में तो एक ही चीज़ जानता हूँ कि गति जो होती है वो बैक ईएमएफ के समानुपाती होती है, फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ज़्यादा जानना भी नहीं, डायरेक्ट लिखो उसको। देखो, आप क्या जानते हो कि मेरी गति जो होती है, वो बैक ईएमएफ के समानुपाती होती है, बहुत सही। और फ्लक्स से क्या होती है बेटा? व्युत्क्रमानुपाती, ठीक? बहुत बढ़िया। सर मैं ये भी जानता हूँ कि जो बैक ईएमएफ है वो कुछ नहीं होता, जो वोल्टेज मैंने दी है उसमें से आर्मेचर का ड्रॉप हटा दो, यानी कि IARA हटा दो। तो बहुत बढ़िया बेटा, ये जानते हो तो आप सब जानते हो, है ना? तो लिखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा? V माइनस IARA बटे में 5। अब ये क्या है? गति का अभिलक्षण बताना है लोड के सापेक्ष। गति का अभिलक्षण बताना है लोड के सापेक्ष। अब देखो बेटा, मुझे बताओ, ये जो आर्मेचर है करंट, ये जो आर्मेचर करंट है, ये कितना भी लोड बढ़ाओगे बेटा, इसकी गति परिवर्तित हो सकती है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि फ्लक्स अलग से है। इसे क्या बोलता है? कांस्टेंट फ्लक्स मोटर बोला जाता है। तो ये लिखो बेटा, चूंकि हम जानते हैं कि कांस्ट शंट मोटर क्या होती है बेटा, यहाँ लिखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। हम क्या जानते हैं? ये देखो भाई, ये फील्ड लगा हुआ है इसका, ये आर्मेचर है और यहाँ की वोल्टता है, ठीक है? अब यही वोल्टता बेटा यहाँ लग रही है, तो इसका फील्ड तो बेटा कांस्टेंट ही है, चाहे कितना भी लोड लगाओ, कितना भी लोड लगाओ। बेटा फील्ड मेरा क्या है? कांस्टेंट है कि नहीं है? कांस्टेंट है कि नहीं है? बिल्कुल। तो फील्ड कांस्टेंट है तो फाई भी मेरा कांस्टेंट है, ठीक है? अब लिखो, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि शंट मोटर क्या होती है बेटा? मोटर क्या होती है? कांस्टेंट फ्लक्स मोटर होती है। कांस्टेंट यानी कि स्थिर फ्लक्स मोटर होती है। ये क्या होती है? स्थिर फ्लक्स मोटर होती है। कौन सी बेटा? शंट मोटर हमेशा क्या होती है? स्थिर फ्लक्स मोटर होती है, ठीक है? अब गति केवल किस पर डिपेंड करेगी बेटा? आर्मेचर धारा पर निर्भर करेगी। अब देखो, ये मेरा हो गया स्थिर, ठीक है? वोल्टेज मेरा हो गया स्थिर, प्रतिरोध मेरा हो गया स्थिर। तो बेटा किस पर निर्भर करेगी? केवल और केवल आर्मेचर धारा पर, ठीक है? अब सुनो बेटा, अतः गति केवल, ये देखो, n समानुपाती V माइनस IARA, है ना? तो देखना बेटा, n समानुपाती V माइनस IARA और नीचे क्या है बेटा? फाई। अब सुनना, देखना बेटा, फाई स्थिर है कि नहीं? बिल्कुल सर, फाई स्थिर है। वोल्टेज आप फिक्स दे रहे हो? बिल्कुल वोल्टेज फिक्स दे रहे हैं। तो बच्चा क्या? प्रतिरोध फिक्स है? बिल्कुल है। तो बच्चा क्या? गति केवल आर्मेचर धारा पर ही निर्भर कर रही है। तो यहाँ लिखेंगे बेटा n समानुपाती क्या हो जाएगा? आर्मेचर धारा। बोलो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। तो लिखो बेटा, अतः गति केवल आर्मेचर धारा पर निर्भर करती है। निर्भर करती है। गति केवल आर्मेचर धारा पर निर्भर करती है, ठीक है? ऐसा क्यों? क्योंकि क्योंकि भैया आपको कारण भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि वोल्टेज, आर्मेचर धारा और फ्लक्स क्या है? कांस्टेंट है। क्यों बेटा ऐसा? क्योंकि वोल्टेज, आर्मेचर धारा, नहीं, वोल्टेज, आर्मेचर प्रतिरोध, क्योंकि वोल्टता, आर्मेचर प्रतिरोध तथा फ्लक्स क्या है? नियत है। फ्लक्स तीनों ही नियत है। तीनों ही क्या है बेटा? नियत है कि नहीं? हाँ। अब जब ये तीनों चीजें नियत है तो बेटा गति सिर्फ आर्मेचर प्रतिरोध पर निर्भर करेगी। इसलिए बेटा क्या कहते हैं कि नो लोड से पूरे लोड तक गति लगभग क्या रहती है बेटा? स्थिर ही रहती है। अतः 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 जो आपकी शंट मोटर होती है वो पूर्ण भार पर लोड रहित अवस्था की 51% होती है। ये देखो, अतः यह मशीन मोटर लगभग स्थिर होती है। अब ध्यान रखना बेटा, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है? अतः यह मोटर लगभग, लगभग लिखा है ना, लगभग स्थिर गति पे चलती है। स्थिर गति पर चलती है। अब बेटा दूसरा पॉइंट लिखना, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे एग्जाम में पूछता है ना। और क्या पॉइंट है सर? इसमें लिखोगे कि इस मोटर की पूर्ण लोड पर गति जो होती है वो लोड रहित अवस्था की 91% होती है। इस मोटर की गति की पूर्ण लोड पर गति, पूर्ण लोड पर गति, बेटा ये पूछे जाते हैं लोडहीन अवस्था के, लोडहीन यानी कि नो लोड अवस्था के, लोडहीन अवस्था के लगभग 51% होती है, 51% तक होती है, ठीक है? यानी कि 91% तक लगभग लगभग सेम ही गति होती है। थोड़ा सा ड्रॉप होता है, वो किसका होता है? आर्मेचर का, ठीक है? समझ गए? बहुत बढ़िया। तो देखो सुनो, तो अब इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? अब इसका ग्राफ कैसे बनाओगे बेटा? इस तरह से आपको ग्राफ किसका बनाना है? लोड धारा का, और ये क्या है बेटा? गति का, ठीक है? तो वही प्रारंभ में जब मैंने कोई भी लोड नहीं लगाया तो बेटा गति क्या आ जाएगी? मेरी सीधी सीधी आएगी कि नहीं आएगी? ये देखो, गति लगभग 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 सीधी आई, और सिर्फ पूर्ण लोड पे थोड़ी सी गति घट जाएगी, है ना बेटा? इसको कहते हैं स्लाइडली ड्रूपिंग। क्या कहते हैं? स्लाइडली ड्रूपिंग। अब सुनो बेटा, ये क्या है? ये जो गति है ना, ये बेटा किसकी है? लोड के सापेक्ष आपके गति का अभिलक्षण है। किसका? शंट मोटर का अभिलक्षण है, ठीक है? समझ गए? बहुत सही, ठीक है? बहुत सही, आराम से देख लो, ठीक है? हाँ, तो यहाँ से 2 पॉइंट पूछे जाते हैं बेटा। एक पॉइंट तो आपको ये पूछा जा सकता है कि ये इस तरह से अभिलक्षण होता है। तो जहां पर ये पूरी है ना, ये 100% गति है, ठीक है बेटा? इस पॉइंट पे क्या होता है? इसको बोलते हैं रेटेड गति। रेटेड गति यानी कि रेटेड स्पीड, है ना? और रेटेड स्पीड का मतलब क्या होता है बेटा? मैक्सिमम, है ना? रेटेड का मतलब, जैसे आप बल्ब लाते हो ना, तो बल्ब का मतलब, रेटेड का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम होता है ना? हाँ, उससे ज्यादा फूक जाती है। तो बेटा ये मोटर क्या होती है? यहाँ तक रेटेड गति पे चलती है, उसके बाद स्लाइडली ड्रूपिंग या घटती हुई हो जाती है, ठीक है? समझ गए? बहुत बढ़िया, ठीक है? और बेटा लास्ट के अंदर लिख देना, प्रायोगिक तौर पर यह मशीन लगभग स्थिर होती है, ठीक है? तो यहाँ लिख देना बेटा, यह मोटर प्रायोगिक तौर पर, यानी कि प्रयोग के तौर पर
फिर आगे वही लगभग स्थिर चलती है। ठीक है, तो बेटा ये इसका ग्राफ है, आराम से आप देख के बता सकते हो। ये शंट मोटर का है क्योंकि 91% तक होती है। ये क्या है? फुल लोड। ये क्या है? फुल लोड। और ये क्या है बेटा? नो लोड। ठीक है, हाँ, लगभग लगभग कांस्टेंट ही है, उसके बाद थोड़ी सी घटेगी। ठीक है, और वो घटना क्या होता है? आर्मेचर का ड्रॉप। ठीक है, समझ गए? अब दूसरा बेटा इसके लिए है टॉर्क लोड अभिलक्षण। बहुत आसानी से बेटा करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, बहुत ईजी। अब देखो टॉर्क क्या होता है? फाई इंटू आई है, और बेटा इसके लिए फाई क्या होता है? कांस्टेंट। तो टॉर्क सीधा सीधा आर्मेचर धारा के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, है ना? बहुत आसान है। तो दूसरा लिखेंगे बेटा टॉर्क लोड अभिलक्षण। ये कौन सा था? पहला। ठीक है, ये कौन सा था? पहला, फर्स्ट। ठीक है, दूसरा शंट मोटर के लिए टॉर्क लोड अभिलक्षण। किसके लिए बेटा? शंट मोटर के लिए टॉर्क लोड अभिलक्षण कौन सा होता है? ये लो, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, इसमें क्या ध्यान रखना है बेटा? फिर से वही बात बेटा, टॉर्क के लिए फाइनली आप हर मोटर के लिए क्या जानते हो? टॉर्क समानुपाती होती है आर्मेचर धारा और फ्लक्स की। तो लिखो बेटा, हम जानते हैं कि क्या जानते हो सर आप कि टॉर्क समानुपाती क्या होता है? फाई इंटू आई है। बोलो, ये जानते हो कि नहीं? बिल्कुल जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। हम जानते हैं कि टॉर्क समानुपाती होता है फाई इंटू आई है। होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। और शंट मोटर के लिए फाई क्या होता है? निश्चित। और हम अतः अतः शंट मोटर के लिए, शंट मोटर कांस्टेंट फ्लक्स होती है ना? हाँ, तो शंट मोटर के लिए मेरा फाई क्या होता है? स्थिर होता है कि नहीं? बिल्कुल स्थिर होता है। होता है ना स्थिर? हाँ, होता है। ठीक है, अब अगर ये फाई स्थिर है तो मुझे बताओ टॉर्क सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? आर्मेचर धारा के। अतः अतः टॉर्क जो होगा वो क्या करेगा बेटा? केवल केवल आर्मेचर धारा पर निर्भर करता है। आर्मेचर धारा पर। वही बात है, गति भी किस पर निर्भर करती है? आर्मेचर धारा पर। तो ये भी क्या करेगा बेटा? आर्मेचर धारा पर निर्भर करेगा। ये देखो, क्यों? क्योंकि मेरा फ्लक्स तो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, है ना? यही होता है ना, टॉर्क समानुपाती होता है फाई इंटू आई है। भाई फाई मेरा कांस्टेंट, तो सिर्फ इस पर डिपेंड करेगा। तो यहां से मैं लिखूंगा टॉर्क समानुपाती फाई। ओहो, फाई नहीं, आई है। ठीक है, हाँ, तो बस ये क्या है बेटा? एक सरल रेखा की इक्वेशन है। अब बस वो इक्वेशन लिखा और आपका आंसर आपके सामने। ये लिखो बेटा। तो यहाँ पर क्या है बेटा? लोड। यहाँ पे लिखो लोड धारा, लोड यानी कि आई है। और यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा? टॉर्क। टॉर्क नहीं, टॉर्क। टॉर्क यानी कि टी। ठीक है, अब देखो बेटा, अपन ने एक इक्वेशन पढ़ी है, y बराबर mx प्लस c, है ना? ये क्या है बेटा? एक सरल रेखा की इक्वेशन है जो मूल बिंदु से निकलती है ना? तो बेटा ये भी एक सरल रेखा की इक्वेशन ही है। तो बेटा ये हो गई इसकी अभिक्रिया, नहीं मतलब इसका टॉर्क। ठीक है, ठीक है, हाँ बेटा, एक चीज इसके अंदर ध्यान रखना। इसके अंदर क्या ध्यान रखना मुझे बताओ? इस बिंदु को जब मैंने पढ़ा तो मैंने क्या देखा कि ये देखो यार, लगभग लगभग कांस्टेंट स्पीड है। इसका मतलब बेटा इसका गति नियमन रेगुलेशन सबसे अच्छा होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? अंतर, है ना? तो सुनना, तो ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लिखो। इस मोटर का, इस मोटर का गति नियमन यानी कि रेगुलेशन। तो रेगुलेशन क्या होता है बेटा? देखो, स्पीड किसकी? नो लोड पर, और स्पीड किसकी? फुल लोड पर, अपॉन बेटा फुल लोड पर, है ना? अब देखो ये जब लगभग लगभग बराबर है ना, तो बेटा रेगुलेशन जितना कम होना उतना अच्छा है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, इस मोटर का गति नियमन, नियमन क्या होता है बेटा? यानी कि रेगुलेशन क्या लिखो बेटा? उत्तम होता है। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी मोटर का गति नियमन सबसे अच्छा होता है, तो बेटा वो शंट मोटर है, उत्तम होता है। ये पॉइंट भूल गया था, इसलिए मैंने अभी आपको लिखा है। ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, कभी भी आपको 1 नंबर देके जा सकता है। ठीक है, इस मोटर का गति नियमन सबसे उत्तम होता है। ठीक है, लिख दिया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये बेटा क्या थी आपकी आर्मेचर और टॉर्क की विशेषता। अब देखो, पहले टॉर्क बढ़ेगा, वैसे वैसे देखो जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे इस पे टॉर्क बढ़ेगा, टॉर्क बढ़ेगा, टॉर्क बढ़ेगा, टॉर्क बढ़ेगा, टॉर्क बढ़ेगा। ठीक है, लोड क्या है? आर्मेचर धारा के बढ़ने पर लोड बढ़ेगा, उसके साथ साथ टॉर्क बढ़ता रहता है। ठीक है, हाँ, ये जीरो से है ना? हाँ, समझ गए? बहुत अच्छे। तो बेटा इसके बाद हम इसका एक और अभिलक्षण है, वो अगले वीडियो में पढ़ते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम।